चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ रहे हैं? आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, और चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहाँ ध्यान रखना है कि हमने जो चैप्टर भी खत्म किया था वो क्या था भाई? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी तक हम करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही थी उसका इफेक्ट पढ़ रहे थे। अभी हम पढ़ने वाले हैं एक बार मैग्नेट, जो ओरिजिनल फॉर्म में हम जब भी आयरन ओर निकालते हैं अर्थ के क्रस्ट से, तो उसमें क्या होता है, जब अर्थ क्रस्ट से जो हमें मटेरियल मिलता है उसके पास पहले से खुद की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी उसमें करंट की जरूरत नहीं है, वो खुद में ही एक मैग्नेट है जो कि अपने आसपास एक इफेक्ट क्रिएट करता है। उस इफेक्ट में ये होता ऑब्जर्व किया जाता है कि वो उसमें कोई भी आयरन से बनी हुई चीज होगी तो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होगा। क्या हम पहले जानते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, बायट-सवेट लॉ पढ़ लिया, एम्पियर-सर्कुलर लॉ पढ़ लिया, लॉरेंस फोर्स पढ़ लिया, सोलेनॉइड पढ़ लिया। अभी क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में थोड़ा सा वापस से ब्रीफिंग करेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू बार मैग्नेट, है ना? बार मैग्नेट के अंदर पढ़ेंगे, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट में, दोबारा से पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल, तो वही कह रहे हैं कि अब जो ये बार मैग्नेट है, अब उसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल है ना, इस मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट, उसमें दो प्रकार के पढ़ने वाले हैं, एक एक्सियल हो गया और एक इक्वेटोरियल, जैसा कि पहले भी पढ़ा हुआ है, याद आ रहा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। और लास्ट में अपन क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म। अगर इसी बार मैग्नेट को, जिसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल है, उसको जैसे हमने करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया था तो उसके ऊपर टॉर्क लग रहा था, सिमिलरली अब हम एक बार मैग्नेट को, ये मान लो ये बार मैग्नेट है, इसको प्लेस कर देंगे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या इसके ऊपर भी टॉर्क लगता है? यानी ये चीज देखेंगे हम लोग। ये सारा हमारा मेन एजेंडा है आज की क्लास का, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिज्म जो वर्ड होता है ना, ये हम यहां बोलते हैं ना ऐसे कि किसी भी है ना, तो ये जो वर्ड आ रहा है ये आया कहां से? तो इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ? ग्रीस से हुआ। कब हुआ? तो इन मैग्नेशिया, ये ग्रीस का वर्ड है, एट अराउंड 600 बीसी। सम, ये कौन है? याद है वो चरवाहे होते हैं जो भेड़ चराते हैं, उसको शीपर्ड्स कहते हैं। एक्सीडेंटली उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि भैया कोई एक मैग्नेट जैसी चीज, उन्होंने एक, एक्चुअल में क्या है, एक पत्थर टाइप का उनको कुछ मिला, जहां पर जो आयरन से बनी हुई चीज थी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, है ना? लेटर चाइनीज फाउंड दैट मैग्नेट्स possess property to show direction, so they started using it in नेविगेशन टूल। और चाइनीज इनसे एक कदम आगे, उन्होंने क्या देखा कि जो ये मैग्नेट जो इन्होंने ढूंढा ग्रीस में, जो चरवाहे थे तुम्हारे, वो एक्चुअली हमारे डायरेक्शंस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जब उन्होंने उसको हैंग करा तो वो हर बार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चला जा रहा था। याद रखना, कभी आप अपने से कर सकते हो, एक रस्सी लेना, छोटे सा थ्रेड लेना, और उसमें मैग्नेट को आप क्या करना, पहले आप जानबूझ करके ईस्ट वेस्ट में रख देना, ठीक है? उसके बाद उसको उठा करके जैसे ही हैंग करोगे तुम ये देखोगे वापस से वो नॉर्थ साउथ में चला जाएगा। तो यहां से चाइनीज लोग ने क्या करा कि भैया इस मैग्नेट का इस्तेमाल तो दिशा का पता करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये हमेशा किधर जाके रुकेगा? नॉर्थ साउथ में रुकेगा। यानी कि अगर मुझे कोई डायरेक्शन नहीं पता, मेरे पास मैग्नेट है, उसको मैं जैसे ही हैंग करूंगा वो ऑटोमेटिक मुझे बता देगा कि ये दिशा में नॉर्थ साउथ है, ठीक है? तो इस तरीके से इसका ओरिजिनेशन हुआ। अब इसमें से पहले हम लोग कुछ चीजें पहले से पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। कि हमें पता है कि लाइक पोल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देखो नॉर्थ, नॉर्थ क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और यहां पर क्या है? व्हाट इज दिस? यहां पे भी पॉजिटिव, ये क्या है? ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंपेयर कर रहे हैं, हम पहले से पढ़ के आए हैं इसको, है ना? हम पूरे चैप्टर में ये करने वाले हैं कि साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? ताकि हमें कुछ आइडिया लग जाए कि हाँ कुछ कुछ यहाँ सिमिलरिटी है, ठीक है? तो यहां पर देखिए, जैसे लाइक चार्जेस होते हैं, मैंने अभी बोला लाइक पोल, नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा है। लाइक चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। यहां क्या है? अनलाइक जो पोल्स होते हैं, यानी कि नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया, ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है। यानी अनलाइक, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, वहां पर कैसे पढ़ के आए थे? वहां पढ़ के आए थे कि लाइक चार्जेस रिपेल करता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली यहां पर लाइक पोल्स रिपेल करता है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया, देखिए अट्रैक्शन। आगे देखिए, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट एंड सिमिलर पोल, इसी चीज का कंक्लूजन यहां लिखा हुआ। ये क्या है? ये हम लोग फिर से कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। किसका है ये? सर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया आपने। क्या बनाया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा ओपन लूप में
फ्लो करती है ना, ये बात पता है ना, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। क्या कभी निगेटिव से पॉजिटिव होता है? आंसर इज नो। तो कैसा है ये सर है ओपन लूप। बट जब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो आपको दिख रहा है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, है ना। देख लो, पहले इसको मैं बना रहा हूं, कंप्लीट कर दूं इसको, है ना, ये हो गया। बट इनसाइड मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू, इसका मतलब है कि जहां से स्टार्ट किया वहीं पर पहुंच गए। तो इसका मतलब ये कैसा है? ये है क्लोज्ड। इज इट क्लियर? ये क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? बताइए। ठीक है, आसान है ना, इसको रैपिड फायर में ही पढ़ेंगे, चीजें बहुत आसान लगेंगी अगर आप लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, आपने कंपेयर कर लिया, कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या बेसिक डिफरेंस है, कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में, यानी यूनिपोल, आप यूनिट डायरेक्शन हो सकता है अगर आपने ये चार्ज को एक ही साइड ओपनिंग दी, या फिर आप कह सकते हो कि ओपन लूप है सर ये, इसमें कभी भी वापसी का चांस नहीं है। एक बार कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई तो वापस नहीं आती कभी भी, है ना, चार्ज के पास। इसमें क्या है सर, यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो वो वापस आएगी, है ना, तो ये क्लोज हो गया। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे आप फोकस करेंगे, तो यहां जरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखो। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं तो आपको आइडिया है, अभी मैंने ये आपको बता दिया, राइट, है ना। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब इसमें और इसमें क्या बेसिक है, डिफरेंस क्या है। जो भी आपकी फील्ड लाइन आ रही है वो कभी भी कट नहीं करती एक दूसरे को, है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर कट ईच अदर, और वो पैरेलल टू ईच अदर रहती थी। सिमिलरली यहां पर क्या है, पैरेलल रहेंगी और कभी भी इस तरीके से इंटरसेक्ट करने का चांस नहीं है। ठीक, द मैग्नेटिक फील्ड आर ए विजुअल एंड इंस्यूएटिव रियलाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे करा यार, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट याद है, मैंने पढ़ाया था आपको। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट पहला ही एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या करते थे, एक व्हाइट पेपर लेते थे, है ना, और एक वायर को उससे परपेंडिकुलर पास करा देते थे, फिर वायर के अंदर करंट फ्लो कराते थे, और आयरन का क्या करते थे, बुरादा, है ना, आयरन का बुरादा पाउडर फॉर्म में इस पे बिछा देते। जैसे ही करंट फ्लो करता था वहां पर एक कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में क्या होता थे, आयरन इकट्ठा हो जाते थे। तो हम बताते थे जहां जहां से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है वहां से, है ना। तो वही तो कह रहे हैं, ये विजुअल और इंस्यूएटिव रियलाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। आउटसाइड द मैग्नेट द फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, हाउएवर इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू पोल। ये देखो, ये सब बता चुका हूं, दोबारा से समराइज कर रहा हूं कि ये तो भैया जो हमने भी बनाया ये क्या है, इसका विजुअलाइजेशन ही तो कर रहे हैं। और मैग्नेट के बाहर हमेशा नॉर्थ से साउथ जाता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर हमेशा साउथ से, बताया था ना मैंने ये। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी वैसे ही पढ़ लेते हैं। क्या अभी मैंने ये बात नहीं बताई कि ये क्लोज लूप में फ्लो करता है, बताया कि नहीं बताया। ठीक है, फिर द टैंजेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, किसी भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट पी है बेटा, यहां पर तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक टैंजेंट बना देंगे। क्या करेंगे, एक टैंजेंट। अगर किसी ने कहा नहीं इस पॉइंट पे बताओ, तो इस पॉइंट पे भी आप क्या करेंगे, सिर्फ एक टैंजेंट बनाएंगे। ठीक है, गेटिंग। तो इस तरीके से आप टैंजेंट के थ्रू बना लेंगे। बताओ, इसमें अगर कुछ करेक्शन करना है, इसमें कंटेंट डेवलपर ने एक गलती करी है, सिली मिस्टेक करा है कि इसमें जो एरो है ना, इसमें ये एरो गलत हो गया, बस उससे हो गया होगा, उससे, है ना, गलती हो गई होगी। बट ये एक्चुअली क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। तो यानी कि आपको पता है कि टैंजेंट क्या करेगा, डायरेक्शन दे देगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी इंस्टेंट पर। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो आप किसी भी इंस्टेंट पर ये बना सकते हैं। गेटिंग, आगे बढ़े। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, बता दिया मैंने ऑलरेडी, है ना, ये मैंने अभी जस्ट बताया था। ठीक है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कभी इंटरसेक्ट करती है क्या, कभी नहीं करेंगी। जैसा कि मैंने अभी बोला वही लिखा हुआ है, बिकॉज एट द इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टैंजेंट। ये बात तो बहुत पहले से पता हम लोग को। देखो ऐसे बना देते हैं ना, जरा ये एक कॉमन पॉइंट आएगी इंटरसेक्शन पे। अच्छा मुझे बताओ, एक टैंजेंट इधर बन रहा और एक टैंजेंट, गलत नहीं हो जाएगा, है ना, एक पॉइंट पर सिर्फ एक डायरेक्शन। तो डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब यहां पर हाइपोथेटिकली, अब इसको हम बताते हैं, जो मैं पहले भी बताया हूं कई बार, इसको वापस से एक बार डिस्कस करते हैं।
ये मैंने बताया था जब हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ रहे थे ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, उसमें भी एक बार बार मैग्नेट बना हुआ था, तो मैंने कहा था कि ये ना एक पोल स्ट्रेंथ होती है, जैसे नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल थोड़ा सा अंदर होता है, जो बॉडी होती है, इसकी बॉडी है ना, इससे थोड़ा सा अंदर की तरफ पाया जाता है, ठीक। और उसकी लेंथ हमेशा मिड पॉइंट से स्मॉल एल ली थी हम लोग ने। मैंने उस टाइम पे कहा था कि यार नॉर्थ जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज की तरह आपका काम करता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है वैसे ही नॉर्थ होता है, और निगेटिव चार्ज आपका साउथ को रिप्रेजेंट करता है। बस यहां पर मैंने कहा कि इसकी तरह हाइपोथेटिकल है भाई, ये लिखा भी है देखो हाइपोथेटिकली, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे भैया पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, और ये हो गया मेरा निगेटिव, ठीक है। और या फिर कह लो तुम कि प्लस क्यूएम है ना, और आपका इसका क्या हो गया माइनस। लेकिन ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब कि हमने कुछ एज्यूम कर लिया, वो होता ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर है, इससे सिमिलर था। लेकिन अब इसमें गलती क्या हो जाती है, हम अगर इसको मान ले कि यही है, चार्ज है, तब पता गलती क्या होगी, तब तो फील्ड लाइन तो ओपन लूप नहीं हो जाएगी, तब तो ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा ना, निगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाएगा ना, इसलिए लिखा है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब हमने एज्यूम किया ताकि सिमिलरिटी बना सके, वही है ये बात नहीं कह रहे, उसके जैसा ये बात सही है, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो यहां पर सिमिलरली मैग्नेटिक चार्ज इज असाइन टू द साउथ, कितना हो जाएगा माइनस का क्यूएम। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये होता था, याद आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट है ना। तो वहां पर मैंने उस समय लिखा हुआ था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल स्ट्रेंथ, दैट वाज 2L। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट था और यहां से यहां तक ये L था और यहां से यहां तक भी ये L था, है ना। और मैंने कहा था ये कंपेयर करोगे तो देखो ये फॉर्मूला आपका पहले से आपने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना, उसमें भी दोनों में से कोई, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल और अपोजिट होते थे, इसी प्रकार से यहां पर भी दोनों पोल की ताकत तो बराबर है लेकिन वो इक्वल और अपोजिट नेचर के, है ना। तो यहां पर भी वैसे ही होगा। तो यहाँ ये QM और ये QM दोनों सेम ही है, तो एक कोई ले लिया हमने, Q की जगह हमने साइन क्या लिया था, मैंने अपनी नोट्स में M लिया था, राइट। तो आप चाहें तो इसको QM भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू जो इनके बीच में दूरी है। सिमिलरली ये देखो Q इंटू 2L आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि फॉर्मूला सेम ही है। अगर हम इतना दिमाग हमारे पास हो कि स्मॉल p को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, m से, और q को रिप्लेस कर देंगे स्मॉल m से, और 2L तो सेम ही रहेगा, तो यानी कि हमें मैग्नेटिक मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों का फॉर्मूला याद है एक ही बार में। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए नोट्स आज इसी तरफ चलेगी, ये सिर्फ कंपैरिजन होगा, ये नोट्स नहीं कंपैरिजन है, ठीक है। पूरी पूरी पीपीटी मैंने ये इसी तरह डिजाइन की है कि इधर की तरफ सारा का सारा कंटेंट आपका पढ़ने वाला जो नोट्स है और ये आपका कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है भैया। बार बार बता दे रहा हूं कि गलती ना हो जाए, दोनों लिख लिया तो गलत हो जाएगा। अलोंग द वेक्टर ज्वाइनिंग द साउथ, अच्छा इसमें डायरेक्शन की बात थी, डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इनसाइड बार मैग्नेट वो हमेशा क्या होगा भैया बताओ, साउथ पोल से, जैसा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, साउथ से। तो याद करना पड़ेगा कुछ भी, ये पूरा टॉपिक एकदम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब ये क्या है, अगर हमने कह दिया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, अगर हमने ले लिया B कोई वैल्यू है, ठीक है, तो बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड प्रोड्यूस सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड। हम यहां पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास चाहे बार मैग्नेट हो चाहे आपके पास एक सोलेनॉइड हो, सोलेनॉइड भी हमेशा बार मैग्नेट की तरह ही काम करता है, ये सब बहुत प्रूफ कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि दोनों पर हमने दूरी कितनी ली, सेम ली है कि नहीं ली है, देखो ठीक। इसमें बार मैग्नेट इसलिए कोई वायरिंग करी है क्या, नहीं, क्योंकि ये खुद ही मैग्नेट है, और ये क्या, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है, इसको मैग्नेट की तरह बनने के लिए इसको चाहिए होता है करंट। तो भैया ये देखो स्विच लगाया है, ये सोर्स लगा दिया, समझ में आ रहा है, जब ऑन करेंगे तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड प्रोड्यूस सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड, ये कंपैरिजन साइड बाय साइड कर दिया कि आप इसको मैच करा लीजिए, ठीक है। ये दोनों सेम तरीके से काम करेंगे, ठीक है। ये सब बना लोगे ना, इसमें कोई दिक्कत किसी को हो तो मुझे बता दीजिए। ये हो गया मेरा साउथ पोल और ये हो गया मेरा ओके, इनसाइड हमने चेंज कर दिया, ठीक। तो ये हो गया, अब ये आपका बार मैग्नेट तरह हो गया। अब मैग्नेट, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ
इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। तो ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको कभी भी बार मैग्नेट निकालना है और आपको सोलेनॉइड अच्छे से आता है तो आप सोलेनॉइड से वही वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न चाहिए होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, है ना, इनटू करंट इनटू, बिकॉज जिसको कुछ नहीं आता है उसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैंने पढ़ाया है, उसको ये आता होगा, ये फॉर्मूला उसको याद होगा, और एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए वहीं पर फॉर्मूला लिखा हुआ है NIA वेक्टर, और वही चीज यहां पर थ्योरी में लिख के दे रहा हूं, समझ गए। A loop carrying current in clockwise direction act as south pole. If current is in anti-clockwise direction, it acts as a north pole. ये सब पता है अपने को। क्लॉकवाइज में कैसे पता है भैया, आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लीजिए, डायरेक्शन मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपकी तरफ आ रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, देखो ना, एंटी क्लॉकवाइज। ये घड़ी ऐसे ऐसे घूमती है मेरे भाई, है ना, और मैं हाथ ऐसे चला रहा हूं, तो यानी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को आने के लिए एंटी क्लॉकवाइज होना पड़ेगा। और अभी ये क्लॉकवाइज है तो ऑटोमेटिकली ये साउथ नहीं बन गया, साउथ में ही तो क्लॉकवाइज बन रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या बन, अगर मुझे दिख रहा है कि सोलेनॉइड का जो गोला है इस तरीके से, मुझे दिख रहा है कि यहां करंट कैसा जा रहा है क्लॉकवाइज, तो भैया यहां पे मैं एस नहीं लिख दूंगा, और मुझे दिख रहा है कि यहां एस लिखूंगा तो जहां भी ये सोलेनॉइड खत्म होगा वहां ऑटोमेटिकली एन नहीं आ जाएगा। क्या बदल दोगे, क्या रास्ते में तुम कुछ बदल दोगे, जाएगा तो करंट वैसे ही ना। तो तुम इधर खड़े हो, तुम यहां से देख रहे हो, है ना, तुम यहां से देख रहे हो मेरे भाई, तो जो तुमको दिखेगा तुम उसी के हिसाब से बनाओगे कि तुम दोनों तरफ खड़े हो जाओगे, एक ही समय पे एक ही साइड खड़े हो पाओगे, राइट। तो इसका मतलब है हमें टेंशन लेनी ही नहीं उधर की, हमें सिर्फ एक पता करना होता है कि इधर से साउथ है, उधर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, समझ गए। तो मतलब इट इज वेरी सिंपल, बस आपके ऊपर है कि आप इसको अच्छे से कैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, समझ गए। तो वही चीज है, डायरेक्शंस निकालना बहुत आसान काम है। फिर से अगर हम हाइपोथेटिकली, फिर से जहां पे भी हाइपोथेटिकल लिखा है आप ये समझ जाइएगा कि सिर्फ अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस हमें आसान बनाने के लिए बनाए गए हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाइपोथेटिकल का मतलब यही होता है, ठीक है, कि हमने कुछ भी मान लिया। ये क्यों मान रहे हैं, ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है, जिससे न्यूमेरिकल और थ्योरी अच्छे से कर ले, ठीक। तो हाइपोथेटिकली, क्योंकि एक पोल अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक मोनोपोल हम मान भी लें, मैं मान लेता हूं कि सिंगल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है, जो कि इम्पॉसिबल है, मैंने पढ़ाया है और मैंने बोला है रिकॉर्डिंग में कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही कट करोगे, याद है वो मैंने ऐसे बनाया था डायग्राम, और फिर मैंने कहा था इसको तोड़ दो बीच से, तो तोड़ करके जैसे ही तुम यहाँ नॉर्थ, यहाँ ऑटोमेटिक साउथ आ जाएगा, और जो दूसरा टुकड़ा होगा उसमें नॉर्थ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी साउथ था। तो ये मैंने कहा था कि अकेले तो तुम कितने टुकड़े करोगे उतनी बार मैग्नेट बनता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा हुआ है, एक सिंगल चार्ज किसी पॉइंट पी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, जिसका फॉर्मूला हमें रटा हुआ है KQ/R, मेरे भाई वही लिखा हुआ है। तो इसे खुरापाती दिमाग आया कि यार हमें मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ ऐसा आसान सा फॉर्मूला बनाना चाहिए कि अगर बार मैग्नेट का एक कोई पोल है, मैंने ले लिया नॉर्थ पोल, मैंने क्या ले लिया, क्योंकि मैंने सिखाया हुआ है प्लस क्यू को कौन रिप्लेस कर सकता है, सिर्फ नॉर्थ कर सकता है। फिर सेम दूरी ले ली मैंने कहा भाई इस पॉइंट पर कितना लगेगा मैग्नेटिक फील्ड, अगर मुझे ये फॉर्मूला एग्जाम में याद है तो क्या मैं इसकी मदद से कुछ कर सकता हूं, तो मैंने कहा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो यहां पर जो B है वो E को रिप्लेस कर रहा है, जो K है वो μ0/4π से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि इसका कांस्टेंट ये होता है परमेबिलिटी, इसका परमिटिविटी होता है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K और यहां पर आ गया मैग्नेटिक कांस्टेंट μ0/4π इनटू, अब यहां पर जो Q था उसको रिप्लेस कौन कर रहा है, चाहे तो स्मॉल m चाहे QM, ये अपने ऊपर है जो आप मान लें, ठीक है। ये और लिख देता हूं, और अपॉन में तो R² है, बन गया फॉर्मूला, बना कि नहीं बना, बिना किसी मेहनत के एक ही फॉर्मूले दो फॉर्मूले बन गए कि नहीं बन गए। यानी कि किसी भी एक पोल, अगर कोई पॉइंट है, एक्चुअल में ये दो पोल रहेंगे हमेशा, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, इससे हमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नॉर्थ पोल की वजह से किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड पूछेंगे और इसकी दूरी अगर मान लीजिए R है, तो इस पॉइंट P के मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का, μ0/4π पोल डिस्टेंस, को पोल डिस्टेंस कहते हैं,
अरे मेरे भाई इसको लिख लो, नहीं तो बाद में मतलब गलत हो गया। पोल स्ट्रेंथ न्यूमेरिकल में दी रहेगी, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ से रिप्लेस होगा और किसी चीज से रिप्लेस नहीं हो सकता। व्हाट इज दिस? ये रिलेशंस दिखा रहा हूं मैं कि ये क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ है। मैं बार बार लिख देता हूं, ये पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये क्यू से रिप्लेस हो रहा है और ई किससे रिप्लेस हो रहा है? बी से। मैग्नेटिक मोमेंट आपके डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिप्लेस हो रहा है और के आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से। एक तरीके का ये सबसे आसान नोट्स है तुम्हारे लिए, ठीक है। देखते जाओ और रटते जाओ, आगे बढ़ो। अब वही जो मैंने पढ़ाया अब मैं उसका एप्लीकेशन करने जा रहा हूं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ये है ना क्यूएम, मैं इसको जरा थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूं सो दैट आप इसका इस्तेमाल और अच्छे से कर पाए। कोई और कलर चलेगा क्या? रेड कलर से बोर हो गए। ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना भाई? तो जरा इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है भैया। अब ध्यान से देखना है, यहां पर ये जो क्यू एम है इससे अगर 12 का मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। मतलब इसके लिए मेंटली रेडी होना, उसके लिए मैं 12 को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो बस मैं यही देखना चाह रहा था कि ये आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अब ये चीज यूज होने वाली है। अब क्या किया हमने, ये ले लिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी एक मैग्नेट ले लिया पूरा बार में, ठीक है। और एक्सिस क्या होती है बताओ? इसी के अलोंग, जैसे ये रखा हुआ है वैसे ही एक लाइन खींच दो। अगर कोई ऐसे बना देगा तो मेरे भाई याद रखना, एक्सिस ये हो गई इक्वेटोरियल, ये हो गया दिस इज माई एक्सियल एंड दिस इज माई इक्वे। यानी ये याद, ये भूलने वाली बात नहीं है कि आप ये नहीं भूल सकते कि हमारा ओरिएंटेशन मैटर करता है। जिस ओरिएंटेशन में मैग्नेट है, कल को किसी ने ऐसे मैग्नेट रख दिया तो मेरे भाई जैसे भी वो रखा गया है उसी लाइन में आपका होना चाहिए, ये एक्सिस होगी और इस लाइन के परपेंडिकुलर हमेशा इक्वेटोरियल होगी, ठीक है। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी हम लोग इसको मिस कर जाते हैं और फिर हमें लगता है कि एग्जाम में कुछ नया आ गया। कुछ नहीं आया है नया, बस आप रट के बैठ गए हो कि एक्स एक्सिस माने एक्सियल, वाई एक्सिस माने, ये अगर रट गए तुम, ये तुम्हारी कमी है। मैंने कभी नहीं पढ़ाया ऐसे, मैंने बस यही बोला कि ओरिएंटेशन जैसे भी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात भी कर लूंगा मैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं ऐसे पॉजिटिव चार्ज को ऐसे रख दूं, निगेटिव, तो मेरे भाई एक्सिस ही चेंज हो गई ना। एक्सिस तो ये वाली लाइन हो गई ना। अब तुम रट के बैठे हो, नहीं ये एक्सिस है और नहीं ये इक्वेटोरियल, तो ये तुम्हारी गलती है। गेटिंग? तो एक्सिस मतलब जिस भी लाइन के अलोंग हमारा, या ऐसे पकड़ लो यार कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा या फिर जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा, वो लाइन तो तुम बनाओगे ना, और इसी लाइन को आगे की तरफ आप एक्सटेंड कर दीजिए और पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए तो आपको एक्सियल लाइन मिल जाएगी। इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओगे तो यही तो बनाओगे, इसी को आगे खींच दो, इसी को पीछे खींच दो, तो एक्सियल मिल जाएगा। और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जब बनाओगे, वो मिड पॉइंट से जो होके गुजरेगी वो इक्वेटोरियल हो जाएगी, ठीक। चले भाई आगे, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया। ये पुराना फॉर्मूला है, इसको जरा याद कर लीजिए, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग ने पहले बनाया हुआ है। अब ये हमारा, ये एक्स क्या होता है? मिड पॉइंट से जो भी पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी दूरी एक्स होती थी, है ना। दोबारा से बता दी मैंने, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये K2px, p क्या होता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल x, ये डिस्टेंस अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, व्हाट इज एल? मिड पॉइंट से चार्ज की दूरी। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए बिकॉज अभी मैं यूज करने वाला हूं, ठीक। फिर अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी हो तो l को हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पर 0 मान लेते थे, है ना। तो नीचे x की पावर 4 हो जाता था, तो एक x से एक x आपका कट जाएगा, है ना। तो ये फाइनल फॉर्मूला ऐसा कुछ आता था। आई थिंक इट शुड बी 1/2 ना, रूट में रहता था ना, उसमें कैसे निकालोगे? तो रूट में रहेगा तो वो हट जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स तो हट जाना चाहिए ना न्यूमरेटर से। ये फॉर्मूला भी मैं चेक करता हूँ, छोड़ दो इसको, मैं भी इसमें मुझे कुछ डाउट हो गया तो मैं चेक कर लूंगा, उस पर टेंशन मत लो। हाँ सही तो कह रहा हूं मैं, ये यहां से एक एक्स, ये एक्स एक्स्ट्रा है, सही तो हो गया। यही एक एक्स एक्स्ट्रा लिखा हुआ था ना यहाँ पर। अरे भाई एक्स की पावर 4 आ रहा है तो ये कट जाएगा ना एक एक्स, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अब इसको मैच करवाओ। तो अगर हमें एक्सियल पॉइंट पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड, तो के को कौन रिप्लेस करेगा? पहचान लिए। मैग्नेटिक मोमेंट किसको रिप्लेस करेगा? इलेक्ट्रिक।
एक्स तो अभी भी सेम है, फॉर्मूला अभी भी इंटैक्ट है, ठीक। अगर एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी, मतलब ये पॉइंट भी बहुत दूर है और एल बहुत छोटा है, तो एल को क्या मानेंगे, एल स्क्वायर विल बिकम 0। जैसे वो 0 होगा नीचे क्या आ जाएगा, फिर से यहां पर एक एक्स था, यहां आ जाएगा एक्स की पावर 4, एक एक्स कटेगा, बचेगा क्या बेटा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब आपको डायरेक्शन ऑफ बी एक्स इज अलोंग क्या होगा, हमेशा जैसे उसमें कहते थे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे ही कहेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होगी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में, जो कि इस केस में साउथ से नॉर्थ होगा। समझ में आ रहा है। तो देखो ये पूरा सिमिलर केस है, इसमें कुछ भी पढ़ना ही नहीं है। अगर हमने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको यूज करना है। हमें ये फॉर्मूले याद है तो हम ये फॉर्मूले फटाफट लिख लेंगे, कुछ भी चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक। चलिए, अगर इक्वेटोरियल पॉइंट होगा तो पहले इधर आते हैं इक्वेटोरियल। इसमें याद है इक्वेटोरियल में जस्ट अपोजिट होता था, इक्वेटोरियल में रिजल्टेंट आपकी जो फील्ड आती थी वो इसके अपोजिट होती थी, इसके लिए एक माइनस साइन लगता था। एकदम सेम है फॉर्मूला, देखो तो क्या होगा, के माइनस ऑफ, माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ ई इज अपोजिट टू द, बताओ, पी, है ना। इसको दोबारा से मैं यहां लेता हूं पी वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ बी इज अपोजिट टू एम, क्योंकि सब कुछ एज इट इज होगा। फिर से के को रिप्लेस कर दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और माइनस ऑफ एम क्या है, माइनस साइन बता रहा है मैग्नेटिक मोमेंट के जस्ट अपोजिट, और एक्स क्यूब तो आपको पता ही, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं कि एक्स इज वेरी वेरी लेस देन, समझ गए। तो ये फॉर्मूलेज आप अगर याद हैं तो आपको आज मजा आ रहा होगा, नहीं तो सर में दर्द भी हो रहा होगा, है ना। अब ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, ये आएगा भी नहीं एग्जाम में क्योंकि सिलेबस में लिखा भी नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि मैंने ये आपको पढ़ाया था, ठीक है। कोई भी ऐसा पॉइंट जो एक्सिस, एक्सिस कौन सी, ये हो गई, और इक्वेटोरियल कौन सी हो गई, ये, इन दोनों पर ना पाया जाए, है ना। कोई एक ऐसा पॉइंट जो ना एक्सिस पर है ना इक्वेटर पर है ना, दोनों पर नहीं है, तो उस केस में वो कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा। कैसे कर रहे हैं, यहां पर देखिए हम एक पॉइंट लेंगे, यहां से ले आएंगे, मिड पॉइंट से जोड़ेंगे, एक एंगल बन रहा है थीटा। इस केस के लिए फॉर्मूला क्या बन के आया था, इसमें एक कंपोनेंट जाएगा इसका एक्सियल की तरफ, एक जाएगा आपका इक्वेटोरियल तरफ, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमको देता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फिर से वही फॉर्मूला हो गया, के 2p cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब, और ये जाएगा के माइनस पी, माइनस वही है क्योंकि इसमें अपोजिट होता है ना, अपॉन एक्स क्यूब। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल करके हम लोग क्या निकालते थे, देखो यहां बना हुआ है, ये एक्सियल और ये हो गया तुम्हारा इक्वेटोरियल, दोनों का रिजल्टेंट हमें नेट देता है जो कि किसी एक एंगल अल्फा पर है। किससे एंगल अल्फा बनेगा, अल्फा इससे नहीं बनता भाई, अल्फा जो तुमने ये बनाया ना ओ मिड पॉइंट से, उससे एंगल वो अल्फा बनता है। सिमिलरली इसमें भी एक एक्सियल होगा और इसमें भी एक इक्वेटोरियल होगा, सेम फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा, सेम वही अल्फा यहां पे भी आएगा, यहां पे भी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इक्वेटोरियल और एक्सियल का रिजल्टेंट होगा। समझ में आ रहा है। तो ये हम पहले निकाल लेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को हम वेक्टर सम करेंगे, ठीक है। सॉल्व करके आपको जो फॉर्मूला मिलेगा दैट विल बी, ये फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ा हुआ है, दैट इज के पी अपॉन एक्स यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। बस उसी को उठाइए और यहां ले आइए, यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आप पी को रिप्लेस कर दिया एम से, अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड यहां पर अगर हमें अल्फा निकालना होगा तो हमें अगर थीटा पता है तो इस थीटा का आधा होगा तुम्हारा tan ऑफ थीटा की जो वैल्यू होगी उसका हाफ कर देंगे तो हमें tan ऑफ अल्फा। देखो आज की क्लास तो बच्चे पूरा बस ऐसे ही है, कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन, तो थोड़ा सा तो फेज आउट हो गया। अगर तुमने ये नहीं पढ़ा हुआ है तो तुम्हें बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें जैसे ही खत्म होगा थ्योरी आएगी तुम फिर से खुश हो जाओगे, खत्म ही हो गया, ये आखिरी है, ठीक है। फिर अगेन वापस से जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करते थे तो ये फॉर्मूला होता है ना, एफ इज इक्वल टू व्हाट, बताओ 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 फॉर्मूला बताओ, एफ अपॉन क्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता था, क्यू ई। अब वही वाला फोर्स, कपल फोर्स लगेगा तो उससे टॉर्क जनरेट होगा, तो भैया ये देखो यहां पर ये मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू इंटू बी, ई को रिप्लेस कर दिया, ये कौन सा, ये पोल स्ट्रेंथ है, बार बार बता रहा हूं, ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ, है ना। इसी प्रकार से यहां भी लगेगा, और टॉर्क नेट क्या हो जाएगा, वहां पर क्या आता था, पी क्रॉस ई,
और यहां पर भी क्या आएगा, m क्रॉस b। ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है, एम बी साइन थीटा, ये तो पढ़ा याद ही होगा, ये अभी पढ़ा के आया हूं, एम बी साइन थीटा। और ये क्या है, एन यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एम वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू, दोनों के परपेंडिकुलर होता है रिजल्टेंट, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट, अगर मैग्नेटिक डाइपोल को प्लेस कर दिया जाए इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लेस कर दे रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो हम लोग ने पूरा जर्नलाइज किया है इसको एक बार में पढ़ेंगे। टॉर्क क्या हो जाएगा, इज रिस्टोरिंग टॉर्क एंड थीटा इज एंगल बिटवीन द एम एंड बी। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी चीज को आगे इलैबोरेट किया, एम बी साइन थीटा। ये क्या लिखा हुआ है, एक और रिलेशन हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा था, ये होता था आई इंटू अल्फा। अल्फा होता था एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर, ठीक है, और अल्फा होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ओमेगा होता था आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू, अब उठा करके पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, डी टू थीटा अपॉन डी टी। समझ में आ रहा है, तो ये वो लिखा हुआ है मेरे भाई। अब इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करेंगे, नेगेटिव साइन क्या इंप्लाई करता है, दैट रीस्टोरिंग टॉर्क इज अपोजिट टू द रिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कह रहे हैं जो, देखो रीस्टोरिंग टॉर्क के बारे में फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार देखो, जब आप याद है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैलोमीटर पढ़ाया था, मूविंग कॉइल गैलोमीटर पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि जब भी टॉर्क लगेगा तो सुई आपके आगे जाएगी और जैसे ही करंट जीरो होगा वापस से वो अपनी जगह आएगी, राइट। तो इसमें एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, तो अगर हम रीस्टोरिंग पढ़ रहे हैं तो जो इस पे टॉर्क लग रहा होगा वो इसको आगे ले जा रहा होगा, रीस्टोरिंग उसके जस्ट अपोजिट नहीं लगेगा, इसलिए यहां पर माइनस साइन लगा दिया। अब ये क्या है, अगर हम इसको करें तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम बी थीटा। क्यों, क्योंकि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, क्या है, थीटा बहुत, एंगल जो बन रहा है बहुत छोटा है, दिख भी रहा होगा, ठीक है, एंगल बहुत छोटा है, तो क्या हो जाएगा भैया बताओ, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा भैया, एम बी माइनस एम बी थीटा। आप ध्यान से देखना, आई फिर ये इसको इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट करने के बाद आई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। आई याद है आपको क्या होता है, व्हाट इज आई, इनर्शिया, है ना, आई फॉर, अरे भाई तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, सब भूल जाओगे तो ऐसे तो पूरी फिजिक्स ही खत्म हो जाएगी। ठीक, अब ये क्या हो गया, दिस इज योर अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा अपॉन इनर्शिया आई। व्हाट इज दिस बताओ, अरे ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट वाला है, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। क्या होगा अंजनी बताओ जरा, ये क्या लिखा हुआ है, तुम बताओगी। आज मतलब सब गाली दे रहे होंगे यार, ये कब खत्म होगी क्लास है। अरे ये एक्सलेशन लिखा हुआ है यार, क्या पढ़ते हो तुम लोग। v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, फिर a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, डी टी इंटू डी टी स्क्वायर हो जाएगा, डी इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, डी टू एक्स अपॉन, यार पढ़ोगे यार तुम लोग, ऐसे पढ़ोगे तो पढ़ चुके भैया, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये एसएचएम का इक्वेशन है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अब वो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस और वो वाला माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से आ जाएगा एम बी अपॉन आई, और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन आई, और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा, मतलब ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है जैसे ये क्या करेगा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा सिंपल हार्मोनिकली, है ना, और उसी लिए यहाँ पर हम लोग ने ओमेगा निकाला, और इसीलिए हम लोग ने क्या निकाला, टाइम पीरियड, ठीक। ये आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज नथिंग बट, इसी ओमेगा को उल्टा करके रख दो, दैट इज आई अपॉन एम बी रूट के अंदर। जिसको अभी भी समझ नहीं आया वो जाकर के थोड़ा रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन को रिवाइज कर लो, ठीक है। इसी को आगे ले चलेंगे, तो भैया जब भी हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, तुम कहोगे फोर्स ही नहीं लगा सर, अरे भैया टॉर्क लगाना, टॉर्क क्या है, टाइप ऑफ फोर्स होता है, वो रोटेशनल मोशन के लिए, और जब आप फोर्स लगाओगे तो वर्क होगा, वर्क होगा तो एनर्जी स्टोर होगी, राइट। तो जो ये वर्क हुआ उससे जो एनर्जी स्टोर हुई आपके किसके अंदर, मैग्नेट के अंदर, दैट विल बी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम डॉट बी विच इज व्हाट, माइनस एम बी कॉस थीटा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप जाकर के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अंदर एनर्जी स्टोरेज पढ़ लीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी वाला, तो वहां पर माइनस पी डॉट ई आएगा, उसी का यूज करके आप इसको समझ लीजिएगा। हमने क्या माना है कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, थीटा इज इक्वल टू
90 पर, ठीक है, 90 पर था, जब 90 पे रहेगा तो ये क्या होगा, रोटेट होगा, है ना, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, तो ये आ जाएगा आपका यू कहाँ है भैया उस समय 0, आपने जब थीटा क्या कर दिया 90, ठीक। अब यही सेम यहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने, ये केस नंबर 2, अगर थीटा 0, मतलब हमने ऐसे रख दिया, इससे क्या होगा, इस पर जो फोर्स लगेगा इस पर फोर्स लगेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इस समय एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 से मैक्सिमम पर आ गए, और यही है तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या है, केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब तुम कहोगे नहीं समझ में आया, अरे मेरे भाई इसको क्या करो, तुम इसको डिस्टर्ब कर दो, डिस्टर्ब करके पॉजिटिव चार्ज को यहां ले आओ और निगेटिव को यहां लगाओ। अब ये देखो ध्यान से, इसको ये खींचेगा कि नहीं खींचेगा, निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और इसको रिपेल करेगा, घूम के वापस से कहां आएगा, यही तो आएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जहां पर डिस्टर्बेंस करने के बाद वापस से वो अपनी जगह पर आ जाए, खुद ब खुद आ जाए। सिमिलरली यहां देखो, ये भी आपका पॉजिटिव की तरह है, तो ये प्लस क्यू एम हो गया, ये माइनस क्यू एम हो गया। जब हम इसको यहां पर ऐसे बार मैट तरह लगाएंगे तो इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस पर ये वापस से रोटेट होकर, समझ में आ रहा है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, इस समय पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी, बिकॉज यहां पर ध्यान से देखिए, आपने इसको अपोजिट ओरिएंटेशन में कर दिया, ठीक है। जब इधर कर दोगे थीटा की वैल्यू क्या होगी 180, कॉस ऑफ 180 क्या होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये देख लो प्लस की वैल्यू आ रही है और ये दिख रहा है ये माइनस। अब एक गलती हो जाती है कि भैया ये मैक्सिमम बोल देंगे, ये क्या है मिनिमम, निगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है, यहाँ पर ये पॉजिटिव, यानी यू मैक्सिमम कब होगा, जब हम इसको क्या कर देंगे 180 डिग्री के ओरिएंटेशन पर प्लेस कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको एनर्जी भी पढ़ा दिया, उधर कंपैरिजन के लिए लिखा हुआ, उसको देख लीजिएगा। अब क्या कह रहे हैं, जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है उसी को यूज कर लो। अगर कभी तुमको वर्क निकालना है, ठीक है, या आपको क्या पता है, एनर्जी पता है, आपको पता होना चाहिए कहां से कहां तक गया। मान लो मैंने कहा थीटा जब 90 था वहां से थीटा बराबर 0 तक गया, ठीक है। तो हम लोग को पता है पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 0 थी, यहां पर क्या हो गई, यानी मैक्सिमम से आपकी मिनिमम की तरफ गई। अब इसके इन दोनों के कंपैरिजन में तो ये बड़ा हुआ ना, 0 बड़ा हुआ ना नेगेटिव वैल्यू से, नेगेटिव से बड़ा क्या होता है 0, है ना। तो अगर तुम्हें एक्सटर्नल वर्क निकालना, वो क्या है, वो बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, टेकिंग 0 पोटेंशियल एट थीटा इज इक्वल टू 90। सेम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ भी होता है। बिकॉज वर्क एनर्जी थ्योरम अगर किसी को याद नहीं है तो फिर बहुत गलत बात है, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम पढ़ लेना जाकर के, दैट इज वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। एक ही क्वेश्चन इसमें आपको मैं दिखाता हूं, एक ही क्वेश्चन से आपका काम हो जाएगा। इसमें अगर आप देख रहे होगे, इसका ये सोल्यूशन भी इसमें है, सोल्यूशन जरूरत नहीं पड़ेगी, सोल्यूशन तो बहुत बड़ा बनाया है इसने, मैं ऐसे ही बता दूंगा। इसमें दिख रहा है आपको क्या लिखा गया, 4 फिगर है ए बी सी डी, इफ यू कैन सी इट प्रॉपर्ली, ठीक है। और चारों फिगर में आप मुझे बताओ जरा, है ना, आप अपने से ट्राई करना, मुझे बताओ इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, मैग्नेट नंबर 1 का, ये क्या होगा साउथ से नॉर्थ, है ना, ये हो जाएगा m1, राइट, सही बनाया ना मैंने। यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुझे दिखता है एक m1 ऐसे और मुझे दिखता है एक m2 ऐसे, दो वेक्टर दिखते हैं, रिजल्टेंट बीच में आएगा, कॉमन सेंस है ना। यहां दिखता है मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है और इसमें दिखता है 180 डिग्री पर दिख रहा है ना। यहां दिखता है ऐसे और यहां दिखता है ऐसे, ठीक है, और यहां दिखता है ऐसे और यहां दिखता है ऐसे, राइट, यही है। मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों ऐड हो जाएं, है ना, ये साउथ है ये नॉर्थ है ना, और इसके बाद नीचे जो रखा है वो भी साउथ से नॉर्थ, है ना, यही तो हो सकता है, या दोनों जस्ट अपोजिट हो। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो मैंने क्या सिखाया था कि जब दो वेक्टर एक डायरेक्शन में होता है 2+2 की तरह ऐड हो जाते हैं, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। किसी भी रिजल्टेंट के लिए मैक्सिमम कब होगा, जब आप डायरेक्टली ऐड हो जाइए। क्या इसमें ऐड हो रहा है, इसमें तो ये अपोजिट ही है। पूछा गया है कि बताइए इसमें से चारों फिगर में से कौन से कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, एम की वैल्यू मैक्सिमम, इनके बीच का एंगल कितना है 90, इसका आंसर आएगा रिजल्टेंट एम की वैल्यू आएगी अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि cos 90 लग गया, क्योंकि cos 90 लग गया, है ना, यही तो आ रही है, ठीक। अब यहां क्या आ रहा है, यहां तो भैया कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल होके 0 हो रहा है, ठीक है। अगर हाँ कैंसिल होके 0 तब होगा व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, नहीं तो
क्लियर कट दिख रहा है कि जो भी ग्रेटर है M1 माइनस M2 हो सकता है आंसर, या तो M2 माइनस, डिपेंड करता है कौन जीत रहा है। ठीक है, ठीक है। इसमें मतलब मैक्सिमम तो नहीं हो रहा है ये क्या है इसमें सर, इसमें एक कंपोनेंट साथ में है, तो यहां पर अगर ये तुम्हारा M1 हो गया, ये हो गया तुम्हारा M2, तो इसमें रिजल्टेंट कैसे बनेगा, एक तो कॉस बनेगा और एक साइन बनेगा। तो एक कॉस वाला तो डायरेक्टली ऐड हो जा रहा है, लेकिन साइन वाला तो परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से यहां दिख रहा है। और यहां पर क्या है, यहां पर जो cos 60 है, समझ होता cos 60 बड़ा या cos 30 बड़ा, फिर ये देखोगे sin 60 बड़ा या sin, फिर आप निकालोगे ना 2 बार करके पूरा। अच्छा, सबसे आसान क्या है यार, एक चीज मुझे बताओ कि मैक्सिमम वाली कंडीशन ये है, मैक्सिमम वाली कंडीशन ये है, जो सबसे करीब रहेगा हमारे मैक्सिमम वाले कंडीशन के, वही तो सबसे बेस्ट है। देखो ना, अरे यार ये है सबसे करीब का मतलब क्या है, कम से कम एंगल बनना चाहिए। बताओ, इसमें एंगल बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा है, इसमें एंगल 90 है, इसमें 60 है, सबसे कम एंगल तो ही बन रहा है ना, तो काहे लिए इतना टेंशन लें, सीधे यही ऑप्शन हो गया ना। जब बैठे कैलकुलेशन करूं कैलकुलेशन, पहुंचोगे वहीं तुम। समझ में आया कुछ? तो इस तरीके से आप अगर कॉमन सेंस भी यूज करेंगे, तो पूरी फिजिक्स में मैंने कॉमन सेंस इस्तेमाल करना सिखाया और किया भी है, और हमेशा सही होगा। बिकॉज ये लॉजिक्स बनते कैसे हैं, उस सारे कंसेप्ट से बनते। कंसेप्चुअली तो मैं सही हूं ना, मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि दो मैग्नेट हैं या दो भाई हैं, पहले एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे थे, दोनों एकदम आराम से सहमत थे, तो सही चल रहा था। फिर सहमति ऐसी भी हुई कि 90% सहमत है, 10% नहीं है। फिर एक दूसरा पेयर ऑफ भाई है, उसमें दोनों सहमत थे, फिर एक हो गया भैया 60% सहमत है। तो कॉमन सेंस है ना, 60 वाले लंबा लड़ेंगे, और जो 10% वाले हैं वो जल्दी मान जाएंगे, और जल्दी वो आगे की तरफ रिजल्टेंट। तो कॉमन सेंस लगाओ ना यार, इतना क्या टेंशन लेना है। और आप मैथमेटिकली भी कर लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर, ऐसे क्वेश्चंस में आप जो मैंने ट्रिक सिखाई आपको, आप जाना ऐसे 50 क्वेश्चन ढूंढ लेना, 50 के 50 बार तुम सही होगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पर टाइम नहीं, ये सब ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, टाइम वेस्ट नहीं किया जाता इसमें, फटाफट आपको बस पता होना चाहिए कैसे करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, अभी एक पार्ट खत्म हुआ, अभी इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग सेकंड पार्ट छोटे से ब्रेक में। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं अभी? अभी हमने लास्ट पढ़ लिया था कि अगर एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करेंगे तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, है ना, और नेट टॉर्क भी निकालना सीख लिया था। अभी हम लोग मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो मैग्नेटिज्म होता है उसका कॉज क्या है। किसी भी मैटर के अंदर आपका जो मैग्नेटिज्म होता है उसका कारण क्या होता है, पहले उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, किसी भी एटम का, है ना, कोई भी मैटर बना होता है, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, उन्हीं को मिला के बनता है। तो उसके अंदर होता क्या है, रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है, आपको पता होगा ना, वो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होगा, है ना, और प्रोटॉन्स होंगे, न्यूक्लियॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे सेंटर में। फिर क्या होगा, इस तरीके से सर्कुलर रिंग्स में, आउटर शेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ये सबको पता है, राइट, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, चार्ज है, ठीक है। चार्ज जब भी रिवॉल्व करेगा, ये हम लोग ने आई थिंक बीच में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ मैंने रिलेशन कुछ बनाया था, है ना। वापस से आते हैं, तो जो ऑर्बिटल मोशन होता है उसी का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है किसके, आपके जो मैग्नेटिज्म होता है किसी मैटर का। तो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू अ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि कुछ जिसको नहीं आता है उसको पता है, इलेक्ट्रॉन अगर सर ऐसे ऐसे गोला भी घूम रहा है तो दिस इज फ्लो ऑफ चार्ज ना, और फ्लो ऑफ चार्ज तो करंट होता है। यू कैन इजिली कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। तो कह रहे हैं भैया ड्यू टू स्पिन, और एंगुलर मोमेंटम भी है इसमें। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल, है ना। अगर इसका ये लीनियर वेलोसिटी वी है तो हमें अच्छे से पता है एम वी आर, आर इज द रेडियस, है ना, इज रिप्रेजेंटिंग द, और रिलेशन भी मैंने पढ़ाया हुआ मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर। इफ यू डोंट रिमेंबर, जाना पीछे और इसको रिवाइज करना, एम अपॉन एल का मैंने रेशियो पढ़ा रखा है, ठीक है ना। हाँ, तो वहां पर चार्ज होता था ये क्यू अपॉन 2m, है ना ये। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, नेट मोमेंट ऑफ एन एटम इज रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, जितने इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक मैंने शेल बनाया, ऐसे 10 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, सिंगल भी हो सकता है। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वही आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, आपके एक एटम का। एक एटम की बात हो रही है। तो in some element the resultant magnetic moment due to electrons get cancelled। तो ये बात हो गई कि जिसमें नहीं कैंसिल हो रहा है, मैंने वो बताया। अभी अगर हीलियम का एग्जांपल ले लें तो हीलियम में ये पाया जाता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उनके जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इन केस ऑफ हीलियम ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड सो देयर मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। दीज मटेरियल आर नोन एज, इन्हीं कहा जाता है डायामैग्नेटिक। यानी एक ऐसा मटेरियल या एक ऐसा मैटर जिसके एटम के पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, वो क्या कहलाएंगे, डाया। क्लासिफिकेशन समझ में आ गया ना। पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गया, डाया। इन सम अदर मटेरियल मोमेंट डज नॉट गेट कैंसल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दीज मटेरियल आर नोन एज पैरामैग्नेटिक एंड फेरो। यानी कि जो अगले 2 क्लासिफिकेशंस हैं वो इस पर निर्भर करते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इन दोनों में मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट 0, ओनली इन डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग को आगे इसमें देखना है, अगर हम एक स्पेसिमेन, एक पूरा मैटर का एक छोटा सा हमने टुकड़ा लिया, उसमें नेट मोमेंट क्या आ रहा, समेशन ऑफ ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम्स इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो क्या कहलाएगा भैया, जो ये आपके डाइपोल्स हैं उसका रैंडम अलाइनमेंट है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या पाया गया। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं बेटा कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो मैं आपके लिए ना सिंपल डायग्राम बनाता हूं। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग एटम 1 का अपना मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। सारे एटम के पास बराबर मैग्नेटिक मोमेंट होंगे या कुछ हो सकता है इस तरीके का। तो एक काम करते हैं ना, एक रिजल्टेंट इस तरीके का बना, मान लो ये A2 हो गया, है ना, और ये आपका A3 हो गया। ऐसा कुछ अरेंजमेंट हुआ सच दैट कि इनका जो रिजल्टेंट है वो अलाइंड हो गया किसके खिलाफ, A3 के खिलाफ, और इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि आपको वेक्टर अच्छे से आता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो वेक्टर सम जब किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई मैग्नीट्यूड में, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं भाई इफेक्टिवली
ये कह रहे हैं कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट तो था लेकिन इफेक्टिवली जीरो हो रहा था क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे ये। ठीक, अब क्या हुआ, हमने इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक, बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, इसको प्लेस कर दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में, यानी इस मैटर को उठाया और ले गया मैं एक सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड के बीच में स्पेस होता है और सोलेनॉइड में हमें अच्छे से पता है सोलेनॉइड में सेंटर पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होती है, फॉर्मूला इज म्यू नॉट एन आई। बीच में जगह खाली थी, मैं ले गया इसको, उसके अंदर इसको प्लेस कर दिया। यही एक्चुअल तरीका होता है मैग्नेटाइजेशन का। मैग्नेटाइजेशन नहीं पढ़ाते पढ़ाते पढ़ा ही दिया मैंने, इसी प्रोसेस कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो है लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है, उसको मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए एक मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस होता है। इसमें क्या करें, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको प्लेस कर दो, इतना ही करना होता है, सिर्फ एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको लेकर रख दो और कुछ नहीं करना तुमको। तो क्या होगा देखो, जब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो किसी को कुछ कुछ याद आ रहा होगा, अगर किसी को याद हो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था आई थिंक, है ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज जो है ये प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा, यही तो है ना। और मान लो दूसरा चार्ज है उसमें प्लस क्यू इधर है और माइनस क्यू इधर है। अब जैसे ही इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये इधर खींचेगा, ये इधर जाएगा, इस पे रिपल्शन लगेगा, इस पे अट्रैक्शन होगा। कुछ समय बाद मैं ये देखूंगा कि ये दोनों जो है, दोनों किस तरीके से दिखेंगे हमको, आप बताइए, आपको ये बात ऑलरेडी पता है। दोनों में आपको नेगेटिव चार्ज इधर दिखेगा और पॉजिटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि सर इस पे टॉर्क लगा और टॉर्क ने घुमा दिया इसको, टॉर्क लगा और इसको। अब बताओ दोनों की डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में हो गई कि नहीं हो गई? अब ये डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई भाई हो गया कि नहीं, सेम डायरेक्शन, मतलब दोस्ती हो गई, सपोर्ट करने लगा कि नहीं करने लगा? पहले कर रहा था क्या जब स्टार्ट किया? इसकी जो ये पोजीशन है ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है या खुद से थी? ये तो मैंने जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, राइट, यानी ये मेरा इन्फ्लुएंस है, ये मेरा इन्फ्लुएंस हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया इंड्यूस्ड वर्ड वहीं से तो आता है कि जो नहीं था वो हो गया क्योंकि किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया। इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको उठा के यही कंसेप्ट यहां ले आओ, ये मैग्नेटिक मोमेंट है तो ये साउथ पोल रहा होगा, ये नॉर्थ पोल रहा होगा, यही तो होता है ना, बार मैट की तरह समझो इसको, ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड आई तो साउथ क्या हो गया, सीधा हो गया, और नॉर्थ भी सीधा हो गया। तो कुछ समय बाद देखने को क्या मिलेगा कि सारे के सारे अब जो ये रैंडमली ओरिएंटेड थे ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो आपका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्या है? इट इज डिफाइंड एज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या कर दिया, एक छोटा टुकड़ा लिया हमने, है ना, इस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं और इसका कुछ वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा भाई? 3D ऑब्जेक्ट है, अब ये बोतल है, इस बोतल में से मैं कुछ हिस्सा कट करके निकाल लूं तो क्या उसमें वॉल्यूम नहीं होगा? अरे इतना कट करके निकाल दूंगा तो वॉल्यूम रहेगा कि नहीं रहेगा? तो भाई वॉल्यूम से भी डिवाइड करोगे तो आई क्या हो गया भाई, बताओ? मैग्नेटाइजेशन वेक्टर व्हाट इज? मैग्नेटिक मोमेंट। इसलिए मैंने तुम्हें दिया कि तुम ये फाइंड आउट करो एम्पियर पर मीटर क्यों आ रहा है, तो तुम इसको करके देख लो भाई। ये फॉर्मूला होता है आई ए और ये हो गया तुम्हारा मीटर का क्यूब। ये ए क्या, एरिया, ये क्या हो जाएगा, इसको यूनिट में लिख दें, दिस इज एम्पियर मीटर, है ना, स्क्वायर होता है ये, है ना, बचेगा क्या, 1 मीटर बचेगा, तो एम्पियर पर मीटर नहीं तो क्या कुछ और आएगा। समझ में आया? व्हाट इज आई? आई क्या होता है भैया? मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या है? जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी? एच, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले क्या पढ़ेंगे? नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैटर। किसी भी मैटर के अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक उसकी खुद की, दूसरी, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है ना, मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक मटेरियल मतलब मैग्नेट की तरह, है ना, मैग्नेटिक गुण उसके पास ऑलरेडी हैं, उसको हम सुधार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? उसको और तेज, जैसे आप हैं, आपको भी सब कुछ ज्ञान है, आपके ज्ञान को मैं क्या कर रहा हूं? शार्प कर रहा हूं, है ना, एक दिशा में सबको लेकर के आ रहा हूं, स्ट्रक्चर्ड कर रहा हूं। तो मैं क्या हुआ? मैं हो गया ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आप क्या हुए? आप हो गए, आपके पास अपनी खुद की नॉलेज है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, है ना, टुकड़ों में बिखरी हुई है। ठीक,
अगर ये सारे मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड अपने में छोटी छोटी है, हर एटम अगर एक ही डायरेक्शन में जोर लगाएंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी? तो स्ट्रक्चर्ड होने के लिए आपको क्या चाहिए? टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या हो गई मैग्नेटाइजेशन में, क्या हुआ उसका इंटरनल प्लस बाहर से लगने वाला, यानी नई टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। सही है ना? अब इंटरनल वाला क्या है और एक्सटर्नल वाला क्या है? इंटरनल तो उसकी खुद की है, तो म्यू नॉट इंटू आई। एक्सटर्नल जो हमने, तो म्यू नॉट इंटू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। समझ में आ गया? तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस? बताओ। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अपॉन व्हाट? मीडियम। तो हमारे मीडियम देखो, इसके और मैटर के बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ हवा है, तो इसलिए वहां म्यू नॉट आ गया। समझ गया है? अगर हवा ना होता, मान लो इसको हम एक तेल में डुबो देते मैग्नेट को, और उसी के बीच में दोनों पोल्स के बीच जगह जो थी वहीं पर ले आकर के रख देते इस मैटर को, तो इस मैग्नेट और इसके बीच में क्या आ जाता? वो ऑयल। समझ में आया? तो यहाँ म्यू नॉट होता क्या? नहीं, वहां म्यू आ जाता। और म्यू नॉट क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। समझ में आया? चलिए बहरहाल समझ गए ना, इतना आसान है ये। ठीक है, अगर इसमें देखें तो प्रोपोर्शनल रिलेशन निकालना चाहें तो म्यू नॉट इज कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के सम पर। समझ में आ रहा है? ये हो गया भाई। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज मटेरियल। तो जो आपकी एबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है कि वो उसको मैग्नेटाइज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो कौन डिफाइन करेगा? एच। इसी तो रिलेशन होता है इनके बीच में। फिर देखो एच इज इक्वल टू व्हाट? बी अपॉन, व्हाट इज दिस? बी नेट है ना, माइनस आई। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ये भी वही चलेगा। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एच। और आई और एच का रिलेशन क्या हुआ भाई? आई इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टाइम्स ऑफ, तो ये क्या होता है? कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इसको साई कहते हैं ना, साई कहते हैं। तो क्या है भैया? ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। ये इंडिकेट करता है हाउ मच अ सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कितना मैग्नेटाइज होगा अगर इस मटेरियल को हम किस में रख दें? एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें। तो इसकी वैल्यू देख करके बता सकते हैं कि कितना ज्यादा ये मैग्नेटाइज या कितना कम मैग्नेटाइज ये होगा। वही बात हो गई, एक बच्चा है ना, वो बिल्कुल टीचर की बात सुनना पसंद नहीं करता, तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी? एक बहुत ही सिंसियर बच्चा है, जो भी सर जी गुरु जी कहेंगे वो सारा करेंगे, उसके आउटपुट और उसके आउटपुट में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया? साई का रोल क्या है? यही डिफाइन कर रहा है वो, कि दो लोगों को डिफरेंशिएट कर रहा है कि इन पर कितना असर पड़ेगा, इन पर कितना असर पड़ेगा। समझ में आया? तो ये हो गया। रिलेशन क्या होता है भाई? आई और एच का रिलेशन क्या होता है? देखो कुछ नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, अगर हम चाहें यहां पर देखें ध्यान से, तो बी नेट का जो फॉर्मूला हम लोग ने बनाया था, क्या बनाया था फॉर्मूला? बी नेट का जो फॉर्मूला बनाया था दैट वाज म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एच। और आई और एच के बीच में अगर कुछ रिलेशन कोई पूछेगा, दैट विल बी आई इज इक्वल टू व्हाट? साई टाइम्स ऑफ व्हाट? एच। ठीक, पुट कर दो वैल्यू। तो जब पुट कर दोगे वैल्यू तो ये क्या आ जाएगा? जरा चेक करो, म्यू नॉट साई टाइम्स ऑफ एच प्लस म्यू नॉट एच। एच और म्यू नॉट को कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट को कॉमन लेंगे तो बचेगा साई प्लस 1 और यहां जाएगा एच। इसको रीअरेंज कर लीजिए तो आपको ऐसा दिखेगा, और इस पूरे को आप म्यू मान लेंगे तो आपको समझ में आ रहा है? तो बी नॉट इज इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट। ये क्या है? एयर या फिर वैक्यूम की परमिबिलिटी। समझ में आ रहा है? अगर हमने कह दिया आई क्या है? 0 है, यानी जो उसका मैग्नेटाइजिंग वेक्टर है वो क्या है? 0 है, तो एच अकेला बच जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्या ये क्लियर है? मीडियम वाला फॉर्मूला क्लियर हुआ है ना? इफ देयर इज अ मटेरियल, है ना, जिसमें आई इज नॉट इक्वल टू, ये क्या हो गया? ये वो केस हो गया जहां पर मैग्नेटाइजिंग वेक्टर क्या है? 0 नहीं है। रिलेटिव परमिबिलिटी बता चुका हूं बच्चों, है ना? देखो ध्यान से, म्यू आर इंटू म्यू नॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, जो बता चुका हूं ये सब ऑलरेडी, ये सब की जरूरत हमें। तो डायमैग्नेटिक जो वापस से आते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल कैसा मटेरियल होता है? जिसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होना चाहिए? 0। ये मैं बता चुका हूं, है ना? चलो सीधे आगे आए, आगे देखिएगा। तो अब आते हैं सीधे मटेरियल के बारे में। तो पहला कौन सा मटेरियल है? डायामैग्नेटिक मटेरियल या फिर डायामैग्नेटिज्म। दैट इज, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है
कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं डाइपोल को, बिकॉज डाइपोल्स आर इंड्यूस इन एनी सब्सटेंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जोर में क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि नेट डाइपोल पहले जीरो थे। नेट डाइपोल जीरो होने का मतलब मैंने ये कभी नहीं कहा कि डाइपोल आपका था ही नहीं, हीलियम में भी डाइपोल था, लेकिन वहां पर नेट डाइपोल जीरो हो रहा था। नेट डाइपोल जीरो होने का मतलब ये नहीं हुआ कि डाइपोल इज एब्सेंट। नेट डाइपोल जीरो होने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ टू डाइपोल जो एग्जिस्ट करते दोनों इलेक्ट्रॉन के, वो एक दूसरे के अपोजिट है और वो कैंसिल हो रहे हैं। तो जब हम इंड्यूस करेंगे तो क्या होगा कि भाई जो ओरिएंटेशन है उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, जिससे कि डाइपोल आपको अब क्या दिख रहे हैं, अपोजिट ओरिएंटेशन के इसमें दिख रहे हैं। तो अगर इंड्यूस्ड डाइपोल का ओरिएंटेशन किसी मटेरियल में, अगर ये आपको ट्रिक की तरह याद करना है कि जब मैं मटेरियल को प्लेस करता हूं तो नेट डाइपोल जो इसके अंदर इंड्यूस हो रहा है वो मेरे ही अपोजिट हो जाए। समझ में आ रहा है, वो क्या हुआ, मेरे अपोजिट हो गया, किसके, एक्सटर्नल फील्ड के। तो ऐसे केस में मटेरियल कैसा कहलाएगा, वो डायामैग्नेटिक मटेरियल। और इसका मैग्नेटिक, ये कौन सा ढीठ बच्चा है कि नहीं है ना, एकदम जो कहेंगे गुरुजी उसका अपोजिट करेंगे। अरे कैसे कह दिया पढ़ो, अब मैं जा रहा हूं खेलने, समझ में आ रहा है कि नहीं, कह दिया शांत रहो तो और मैं हल्ला करूंगा क्लास में, उस टाइप का है। तो ये क्या है कि नहीं है, देखो जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम मैग्नेटाइज करते हैं, और ये क्या कर रहा है, अपना मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब अपने सारे तीर जो है टीचर पे ही तान दिया। दुश्मन पे तानना था, टीचर पे तान दिया कि इनको निपटा देंगे तो हमको कोई सुधारेगा ही नहीं। तो ये इम्पॉसिबल वाले केस हो गए, ठीक है। इफ डायमेटिक सब्सटेंस दीज इंड्यूस डाइपोल कॉज वीक रिपल्शन, इनसे रिपल्शन होगा। पहली बात तो वही बात है कि अब बच्चे को ये तो थोड़ा समझे कि उसके तीर में इतनी ताकत नहीं कि टीचर को वो निपटा सके, लेकिन वो तीर तो चलाएगा ना, तो ये रिपल्शन कमजोर होगा इसका, ठीक है। अब उसी को बच्चे को उठा के बढ़िया धुन दिया तो अब वो क्या हो गया, शांति से बैठा है तो रिपल्शन इज वेरी वीक। आगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड निगेटिव। पहली बात तो इसकी वैल्यू छोटी होगी लेकिन वो निगेटिव होगी। निगेटिव बस आपको उसका क्राइटेरिया समझ में आना चाहिए। निगेटिव का मतलब कि इसको हम मैग्नेटाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। साइज नेगेटिव एंड म्यू आर क्या है, कम होता है, 1 से कम होता है। म्यू आर का फॉर्मूला 1 प्लस साई वाला फॉर्मूला आपको पीछे मैंने पढ़ाया, ठीक है। ये व्हाट इज दिस, रिलेटिव परमेबिलिटी है ना, ये क्या है, रिलेटिव। मैग्नेटिक लाइन आर रिपेल्ड फ्रॉम द डायमेटिक सब्सटेंस। तो ये देखो ना, आपको ये दिख रहा होगा बहुत बढ़िया से, ये छोटा वाला ये आपका सब्सटेंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही तो सीधी चली गई, यहां भी सीधी चली गई, लेकिन जो इसके अंदर से होके जाना चाह रही थी वो बेचारी रिपेल हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहां से ये अपोज कर रहा है ना, तो हम अंदर जाना चाह रहे हैं लेकिन अब इतना ये रिपल कर रहा है कि भैया रास्ता ही बदल चले गए, रहने दो इसको नहीं पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से आपको दिख रहा है ड्यू टू रिपल्शन हम जब अंदर जाएंगे तभी तो मैग्नेटाइज करेंगे, जब अंदर जा ही नहीं पाए तो क्या मैग्नेटाइजेशन होगा क्या। समझ में आ रहा है ना, ये हो गया। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो नमक भी है, NaCl, पानी। चलो, एटॉमिक डाइपोल आर रीअलाइंड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर ये थोड़ा सा है, ये भी बिगड़े हुए हैं लेकिन कम से कम टीचर के सामने शांत रहते हैं, और अगर डंडा देख लेते तो एकदम अटेंशन मोड में आ जाते हैं। तो ये क्या है, बिगड़े तो ये भी हैं, देखो इनके पास, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो जब हम मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो ये अलाइन हो जाएंगे, मतलब ये अपोज नहीं करेंगे। अगर हम कहेंगे लिखो तो लिखेंगे, लेकिन जब तक हम कहेंगे तभी तक लिखेंगे, खुद से करने वालों में से नहीं है। तो यहां पर देखो, यहां रिपल्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहां हम मैग्नेटाइज कर पा रहे हैं। तो एटॉमिक डाइपोल आर रीअलाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर द अलाइनमेंट इज पार्शियल, पार्शियल अलाइनमेंट हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत इनके ऊपर इफेक्ट होगा, ठीक है। इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस देयर इज अ वीक अट्रैक्शन, क्योंकि वही बात है, जब तक इन्फ्लुएंस आप मतलब जाके सर पे खड़े रहोगे तब तक फॉलो करेंगे, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजेशन तो नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरीके से अलाइन नहीं हुए ना। इनको होना कैसे था, लेकिन कैसे हो रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन वीक अट्रैक्शन हमको देखिए, क्योंकि रिजल्टेंट लमसम अब उधर की तरफ ही आएगा। तो ये वीक अट्रैक्शन है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, स्मॉल होगी, लेकिन सुधार का चांस है, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फिर यहां पर साइज स्मॉल प्लस पॉजिटिव, लेकिन म्यू आर की वैल्यू अब देखो बढ़ गई, क्योंकि साइज जब आपका पॉजिटिव होगा तो ये ऐड हो जाएगा ना, तो म्यू आर के फॉर्मूले में वैल्यू बढ़ गई। तो यहां पर तुमको दिख रहा होगा, है ना,
ये क्या है? एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड, ये फेरस ऑक्साइड, एल्युमिनियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, और ये क्या है? कैडमियम होगा ना, वो सी कैडमियम होगा, कैल्शियम तो सिर्फ सी होता है शायद, है ना? मुझे नहीं पता भाई, मैं केमिस्ट्री टीचर नहीं हूं, वो देख लेना। ये O2 ऑक्सीजन, ठीक। आप देखिए क्यूरी के कुछ नियम। मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के जस्ट क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर का डायग्राम देखिए और हाई टेम्परेचर पे आप देखिए, ठीक है, आपको अलाइनमेंट ज्यादा बेटर दिखेगा, ठीक है। ये देखिए यहां पर मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां पर सॉरी ये फिगर सही नहीं बनाया इसने कभी ने, ये सेम फिगर चिपका दिया इसने, नहीं देखो, होना क्या चाहिए था? ये वाला फिगर होना चाहिए था, क्योंकि यहां हम लोग ने पढ़ा ना इनवर्स रिलेशन है। तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, T इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजेशन घटेगा। तो मैंने बोल दिया कि इस पे देखो ये लाइन हो रहा, तो ये गलत बोल दिया मैंने। तो ये हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? ये फिगर गलत बना हुआ है, ये फिगर में अगर करेक्शन यही करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? इस तरीके के कुछ डायग्राम बनाएंगे, हाईलाइट करेंगे कि देखो ये अलाइनमेंट इसका क्या हो गया? अपोजिट हो गया, जिससे कुछ रिजल्टेंट क्या हो जाएंगे? अपोजिट में आ जाएंगे। यानी हाई टेम्परेचर पे मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया? घट गया, आई रिड्यूस हो गया, और नॉर्मल पर इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा ही है, ठीक। तो ये है क्यूरीज लॉ। आगे देखिएगा, तो यहां पर आपको दिख रहा है ना, तो ये कांस्टेंट क्या जाएगा? क्यूरी कांस्टेंट सी, और आई का रिलेशन क्या था? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनटू एच। तो साई एच इज इक्वल टू सी म्यू नॉट एच अपॉन टी। देखो ध्यान से, ये यहां से गया, और C mu naught upon T. T is the absolute temperature. So you can easily say कि यहाँ पर psi is inversely proportional to what? क्योंकि C और mu naught तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखो बन रहा है कि नहीं ग्राफ? ये जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे साई की वैल्यू फटाफट नीचे आएगी, और जब नीचे आएगी तो ये आपको अभी तो पढ़ाया मैंने कि ये जितना कम होगा उतना ज्यादा बैड मैग्नेटाइजेशन। तो ये दिख रहा है ना, जैसे जैसे टी बढ़ रहा है वैसे साई की वैल्यू नीचे आ रही है, इस फॉर्मूले से निकाल लो, ठीक। तो यानी कि इट इज क्वाइट क्लियर कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा ये घटेगा, ये घटेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना कम इफेक्ट होगा मैग्नेटाइजेशन का, तो मैग्नेटाइजेशन रिड्यूस हो जाएगा। यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है मेरे भाई, और यही आखिरी टाइप ऑफ मटेरियल दैट इज फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। सबसे फेवरेबल ये हो गया वो बच्चा जो सबसे स्टूडियस है और सबसे डिसिप्लिन्ड है, ठीक है। ये जो कहोगे सब फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है? इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एटॉमिक डाइपोल इंटरैक्ट विद ईच अदर टू अलाइन इन सेम डायरेक्शन। दीज स्मॉल वॉल्यूम आर कॉल्ड डोमेन्स। ये पहले से ही खुद ही इंटरैक्ट कर रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, आप हमें बस सही डायरेक्शन बता दीजिए, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स अलाइन देमसेल्फ इन डायरेक्शन। मतलब जैसे ही टीचर आया वैसे ही सारे के सारे सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गए, और ये खुद ही रेडी है कि जैसे ही आप जाओगे वैसे ही कहेंगे आइए स्वागतम, है ना। ये देखिए सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम इसके अंदर से होकर के गुजर रही है, और मैक्सिमम मैग्नेटाइज, जितनी ज्यादा बेटा ऐसे गिनो, जितने ज्यादा लाइन अंदर से होकर गुजर पाएंगी उतना ज्यादा अच्छा मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, डोमेन यूजुअली आर 1 मिलीमीटर, कितने साइज का होता है? छोटा छोटा 1 मिलीमीटर, है ना। एंड कंटेन अराउंड 10 टू द पावर कितने एटम है? देख रहे हो 10 की पावर 11 एटम, और सारे के सारे रेडी हैं। डोमेन्स अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो ग्रो इन साइज। डोमेन का ग्रोथ भी बढ़ जाता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? पॉजिटिव और बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए इसका म्यू आर भी बहुत ज्यादा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट। इसका मतलब है कि ये ऐसा नहीं है जब तक तुम खड़े हो तभी तक पढ़ेगा, तुम चले जाओगे तब भी पढ़ेगा। यानी मैग्नेटिक जो इफेक्ट आपने इसको दिया, इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन आपने डेवलप किया, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि इसकी जो मैग्नेटिक क्षमता है वो घट जाएगी, क्योंकि अब आपने इसको मैग्नेटाइज कर दिया है तो अब उसको वो होल्ड करेगा, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी करने वाला बच्चा है कि टीचर ने पढ़ा दिया, समझ में आ गया, घर पे जाकर के हम रिवाइज करेंगे ताकि ये नॉलेज अब पक्की हो जाए। तो ये सिर्फ फेरोमैग्नेटिक के अंदर पाया जाता है, यानी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं मैग्नेट्स को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। जो फैक्ट्री में बनते हैं ना मैग्नेट,
वो कैसे बनाए जाते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं काफी समय तक, और उसके बाद उसको वहां से जब निकालते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह लंबे समय तक वो मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, तो यही है एनलीको, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, और इसका सबसे ज्यादा एग्जांपल क्या है, सॉफ्ट आयरन। तो फेरोमैग्नेट का एक दूसरा भी टाइप है, दैट इज योर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में सॉफ्ट आयरन एक होता है। वो क्या होता है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि बहुत तेजी से मैग्नेटाइज भी होगा और बहुत तेजी से डीमैग्नेटाइज भी होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब भी हमको ऐसी जगह, कोई सेंसिटिव जगह है जहां पर बहुत देर तक अगर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो जो मेरे बाकी सारे इक्विपमेंट है वो खराब हो सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझिएगा अच्छे से। तो हम क्या चाहेंगे वहां पर कि जब हमें जरूरत हो मैग्नेटिक फील्ड आए और जब हम चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड चली जाए, तो वहां पर कैसा मैग्नेट बनाएंगे, वहां इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, सुनो अब ध्यान से, इसी से बनता है हिस्टेरेसिस कर्व, वो जो पूरा टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड में डिफरेंस क्या होता है, सोलेनॉइड में सर एक कॉइल होती है, उसमें करंट फ्लो कराते हैं बस, और कुछ नहीं है। लेकिन इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती कि हम बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बना सके। तो इसके अंदर लेकिन जैसे ही हम एक सॉफ्ट आयरन डाल देंगे, अगर हम इसके अंदर क्या डाल दें, एक सॉफ्ट आयरन, तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मल्टीप्लाई हो जा रही है एन टाइम्स, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने ही तो अभी बताया कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके बाद खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालोगे वो दोनों ऐड हो जाएंगी। क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला बना के दिया था, बी नेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल, बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल, दोनों। अगर ये लड़का भी बहुत तेज है, मान लो बहुत तेज लड़का अगर होगा, तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। हम लोग ज्यादातर क्या चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल्स। थ्योरी पे हमें टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, जहां तुम्हें 1 साल 2 साल लगेगा वहां उसको 6 महीने में पूरी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि हम लोग डेली 10-15 सेशन हमारे बचेंगे, 10-15 सेशन में हम न्यूमेरिकल लगा लेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसा मटेरियल है, इसके बाद है अपने पास कैपेसिटी, तुम्हारे आने के साथ वो कैपेसिटी मल्टीप्लाई हो गई। मतलब अब अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड है भैया, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलेनॉइड वो इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, अपनी तो थी, और इंटरनल वाली सॉफ्ट आयरन की मिल गई। बहुत तेजी से ये मैग्नेटाइज होता है, और जैसे ही करंट फ्लो करना बंद होगा उतनी तेजी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। यानी कि जब तक मुझे चाहिए तभी तक ये काम करेगा, जैसे ही मैं बंद करूंगा करंट वैसे ही। समझ में आ रहा है? तो सॉफ्ट आयरन बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, जिसमें हमें सिर्फ टेम्परेरी कुछ समय के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। इसके कई फायदे हुए। एक तो हमें देखो, अगर सिर्फ सोलेनॉइड से बनाना होता तो हमको करंट को कितना बढ़ाना पड़ता, और हमें कितना ज्यादा बिजली के लिए हमें कितनी एनर्जी हमारी खराब होती। सोचो ना, ये मटेरियल डालने से बिना मैंने करंट बढ़ाए मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए बहुत ही वास्टली यूज होता है बेटा। ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर पे जो आपका यहाँ पर क्यूरी लॉ है ना, वो भी तो लगेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज करती है। अभी तो बताया था टी बढ़ाओगे तो आई की वैल्यू घट जाएगी। तो नॉर्मल पे देखो सारे के सारे अलाइंड हो गए, और जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया ये अलाइनमेंट खराब होना स्टार्ट हो गया। तो एट सर्टेन टेम्परेचर मटेरियल लूज देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। तेरे एक तापमान पर फेरोमैग्नेटिक बन जाता है पैरामैग्नेटिक, यानी फिर से हमारा मैग्नेटाइजेशन वीक हो गया। द डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट, दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर। यानी क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। एक लाइन में याद करना हो तो याद कर लो। कहेंगे क्यूरी टेम्परेचर क्या है, कहेंगे ये वो टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिक बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। मतलब एक बहुत ही अच्छा टॉपर अब बन जाएगा एक एवरेज से बिलो एवरेज। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज, बता दिया। फिर व्हाट इज दिस, मैं ये सब बता दिया मैंने आपको, है ना। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और टीसी क्या है। तो नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला पीछे बना के आए हैं, म्यू सी क्यूरी कांस्टेंट, म्यू नॉट आपका वैक्यूम का प्रेरिबिलिटी, और टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर माइनस टीसी। क्योंकि अब ये माइनस क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर के टेम्परेचर में ही तो ये फेरोमैग्नेटिक है। जैसे इसके बराबर हो जाएगा फिर तो गए हो ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि उसके बाद तो ये फेरोमैग्नेटिक रहेगा ही नहीं। तो ये रेंज हो गई। ठीक बेटा, हाँ ये टेबल पढ़ना है सिर्फ, ये सब पढ़ चुके हैं, वही मैं देख रहा था दोबारा आ गया, समराइज हो रहा है एक्चुअली। ये देखो,
साई की वैल्यू जब निगेटिव से 0 रहेगी डायमैग्नेटिक, साई की वैल्यू 0 से कोई पॉजिटिव वैल्यू बट स्मॉल वैल्यू पैरा, और बहुत बड़ी वैल्यू है 1 से तो फेरो। ठीक है, म्यू देख लेते हैं, इसमें म्यू नॉट से छोटा, म्यू म्यू नॉट से बड़ा, म्यू बहुत बड़ा है म्यू नॉट से। ठीक है, म्यू क्या है, किसी मीडियम का, म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और म्यू आर का फॉर्मूला क्या होगा 1 प्लस साई, है ना, मतलब कुछ स्पेशल नहीं है ये। ठीक है, म्यू आर की वैल्यू 0-1 के बीच में, ये 1 से 1 प्लस ई क्या है, जो भी साई की वैल्यू है मैक्सिमम, ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी 1 से। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इन वैल्यूज को देख करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस टाइप का मटेरियल हमारा है। ठीक है, फाई स्मॉल, इसमें साई स्मॉल होता है, सॉरी साई आ गया, एफ साइनल स्मॉल होता है, पॉजिटिव होता है, नंबर इंट्रोड्यूस टू क्वांटिफाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर समझ लो, 2 3 के नीचे ही है, 2 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, उसी के रेंज में रहेगा। ठीक, आपका ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। अभी क्या पढ़ाना है, अगर सिलेबस के हिसाब से बात करें तो चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर एक्स्ट्रा पढ़ने की बात करें तो हम लोग पढ़ सकते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, तो उसके लिए अलग से एक छोटा सेशन ले लेंगे 10-15 मिनट का। ठीक है, कल पढ़ा दूंगा और उसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा चैप्टर ही खत्म हो गया, जो आपका मैग्नेटाइजेशन था, ये सब मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर था, वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया, जिसमें जितने भी सिलेबस आपके आने हैं टॉपिक के हिसाब से कवर हो गए हैं। एक एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा जिसमें आपको सिखाऊंगा कि ये हिस्टेरेसिस कर्व क्या चीज होती है। आप ये देखो यहाँ पर, इसका जो अब जो ग्राफ ऐसे आ रहा था, और वो ग्राफ चेंज हो गया, है ना। तो अभी हम लोग ना इसी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का जो प्रोसेस होगा किसी सॉफ्ट आयरन पर, वो हम लोग पढ़ेंगे, उसी कहते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि कैसे वो चार आपका मैग्नेटाइज हो रहा है और किस तरीके से वो डीमैग्नेटाइज, पूरी साइकिल को हम बनाएंगे तो इस तरीके का एक ग्राफ बन जाएगा, इसी कहते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। समझ में आ रहा है? ये मैं पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, अभी तो ऐसे बोलूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ग्राफ सारे याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।